आइए अब 15(4) की बात करते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात मूल संविधान में नहीं थी। 15(4) संविधान का हिस्सा नहीं था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने तक 15(4) संविधान का हिस्सा नहीं था। तो फिर 15(4) संविधान में आया कैसे? 15(4) आया संविधान में जब संसद ने पहला संविधान संशोधन किया, तब 15(4) उस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में आया। ध्यान रहे, चुनाव के द्वारा स्थापित पहली लोकसभा, पहली संसद 1952 में अस्तित्व में आई। पहला चुनाव होने तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य कर रही थी। संविधान सभा ही कार्य, संसद की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्वीकार किया था। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए, मंत्रिमंडल नियुक्त किया गया, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो गए, और फिर संसद की जरूरत थी। तो 28 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में प्रस्ताव रखते हैं कि संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी, और 28 अगस्त 1947 को इस प्रस्ताव के स्वीकृति के पश्चात संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। और इसी संसद में 16 मई 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में संशोधन का विधेयक रखा गया। यह संशोधन 15(4) के लिए था, और यह संशोधन थोड़ा सा 16(4) से भी संबंधित था। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू विधेयक रखते समय कहते हैं, संशोधन महत्व का है, संशोधन आवश्यक है, संशोधन वांछित भी है। यदि यह संशोधन नहीं किया गया तो संविधान के मुख्य उद्देश्यों की सिद्धि में एक तो विलंब होगा, या तो उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो पाएंगे। संविधान में हमने जो उद्देश्य रखे हैं, उन उद्देश्य को सिद्ध करना है तो पहला संशोधन जरूरी है। यहाँ मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ कि जब ये चर्चा विधेयक रखने के बाद चर्चा शुरू हुई तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यह संशोधन केवल संविधान की दृष्टि से नहीं, संविधान की आत्मा को भी प्रभावित करता है। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इस संशोधन के संबंध में सदस्यों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। हम कैसे बहस करें इस पर? पर्याप्त जानकारी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखते समय सदस्यों को इस संशोधन के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है। वह केवल सिद्धांतों की बात करते रहे, पर्याप्त जानकारी उन्होंने दी नहीं। मैं शायद डॉक्टर अंबेडकर केवल एक ही सदस्य मंत्रिमंडल में और संसद में ऐसे हैं जो इस संशोधन के संबंध में सदस्यों को पर्याप्त जानकारी दे सकते हैं, आवश्यक जानकारी दे सकते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर संसद के सदस्यों को इस संशोधन के संबंध में पर्याप्त जानकारी दे। मैं जानता हूं कि वो बोलने वाले हैं। क्या कहते हैं कुंजरू? मैं जानता हूं कि वह बोलने वाले हैं, परंतु शायद वो सबसे आखिर में बोले, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका शब्द अंतिम शब्द हो, उसके बाद किसी को बोलने का अवसर न मिले। इस प्रकार से वो बोलेंगे जरूर, परंतु अंत में बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि वो यदि पहले बोलते हैं तो हम सब लोग लिए अच्छी बात होगी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, कुंजरू जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा शब्द अंतिम हो ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा है। परंतु कुंजरू आगे बात बढ़ाते हैं कि मैं चाहता हूं कि वह हस्तक्षेप करे, वह इसका स्पष्टीकरण दे, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करते तो सदन पर अन्याय होगा। एक सिद्धवा नाम के सदस्य वो बोलते भाई डॉक्टर अंबेडकर नहीं बोलते तो सदन पर क्या अन्याय होगा? तो कुंजरू जी कहते हैं, सिद्धवा जी आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपको तो शायद संशोधन समझ में आ गया होगा, मगर संसद के ऐसे भी सदस्य हैं जिनको बात समझ में नहीं आई है। डॉक्टर अंबेडकर समझा कर बताएंगे तो बात समझ में आ सकती हैं, और इसीलिए यदि वो अभी बात नहीं करेंगे तो मैं मानूंगा कि यह संसद के प्रति अन्याय है। और इस प्रकार से
डॉक्टर आम्बेडकर फिर इस विधेयक पर अपनी बात रखते हैं। और यह विधेयक क्यों लाया गया, यह संशोधन की जरूरत क्यों आ गई, तो इसके पहले, विधेयक लाने से पहले सर्वोच्च न्यायालय में 2 प्रकरण उपस्थित थे, चंपक दोराई राजन और वेंकट रमन। ये 2 प्रकरण उपस्थित थे। और चंपक दोराई राजन यह प्रकरण जब था, मैं चाहूँगा इसके लिए कि खंड 15 राइटिंग एंड स्पीचेस, डॉक्टर आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड 15 में डॉक्टर आम्बेडकर एज ए लॉ मिनिस्टर, इस अध्याय में यह सारी चर्चा आई है, संसद की ये सारी चर्चा आई है। जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। चंपक दोराई राजन के प्रकरण में मद्रास प्रोविंस में, उस समय का मद्रास प्रोविंस था, अभी का तमिलनाडु है, इस प्रोविंस में मेडिकल कॉलेज में पिछड़े वर्ग के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए थे। उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने वो आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है ऐसा निर्णय दिया था। और प्रकाशम वेंकट रमन के केस में अनुच्छेद 16(4) के जरिए सार्वजनिक सेवा में जो आरक्षण दिया गया है वह आरक्षण अनुच्छेद 29(2) के तहत संविधान सम्मत नहीं है ऐसा निर्णय दिया गया था। तो इन दोनों बातों को करेक्ट करने के लिए संविधान संशोधन लाया गया था और डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि इन दोनों बातों के संबंध में, संविधान के इन दोनों अनुच्छेदों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, मेरी दृष्टि से अटरली अनसेटिस्फैक्ट्री है। नजरुद्दीन अहमद एक सदस्य थे, वो कहते हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं मैं सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं कर रहा हूँ महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि यह दोनों निर्णय जो है, यह दोनों निर्णय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, इतनी ही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और फिर डॉक्टर आम्बेडकर ने इन दोनों प्रावधानों के संबंध में जो संशोधन रखा गया था उन संशोधनों की चर्चा की, उन संशोधनों पर स्पष्टीकरण दिया और दोनों ही संशोधन संविधान संसद द्वारा स्वीकृत किए गए और उसका अंतिम रूप 15(4) के रूप में संविधान में आ गया। डॉक्टर आम्बेडकर थे जिन्होंने 15(4) संविधान में लाया, डॉक्टर आम्बेडकर थे जिन्होंने 16(4) भी संविधान में लाया। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी सारे ही लोगों ने अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के लिए डॉक्टर आम्बेडकर का धन्यवाद करना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। जब 15(4) संशोधन के माध्यम से संविधान में रखा गया तो 15(4) इस प्रकार का है, इस अनुच्छेद के या अनुच्छेद 29(2) के खंड की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यहाँ पहली बार अनुच्छेद 16 में नहीं है, यहाँ पहली बार पिछड़े वर्ग के साथ सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग ऐसा जोड़ा गया है। तो अभी पिछड़ा वर्ग केवल पिछड़ा वर्ग नहीं रहा, अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग जोड़ा गया जो 16(4) में नहीं था। और सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि 16(4) के लिए भी जब पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग ऐसा ही माना जाना चाहिए। अब थोड़ी सी बात अनुच्छेद 340 की भी करेंगे। अनुच्छेद 340 आप संविधान में पढ़ सकते हो, संविधान में पढ़ सकते हो। 340 अनुच्छेद इसलिए रखा गया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाए, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाना चाहिए, अभी बन गया है, अभी संवैधानिक आयोग बन गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग निश्चित करेगा अभी
कि पिछड़ा वर्ग में किस जातियों का समावेश करना चाहिए, किस वर्ग का समावेश करना चाहिए, वह सिफारिश करेगा। पार्लियामेंट को स्वीकृत होती है तो राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा उस जातीय वर्ग को पिछड़ा वर्ग में समाविष्ट करेगी। निकालना चाहे किसी जातीय वर्ग को भी निकाल भी सकती हैं। आप 340 पढ़ सकते हैं। 340 अनुच्छेद डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में रखा गया था और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत भी करवाया गया था। यदि डॉक्टर अंबेडकर अनुच्छेद 15(4), डॉक्टर अंबेडकर अनुच्छेद 16(4) और डॉक्टर अंबेडकर अनुच्छेद 340 संविधान में नहीं रखते तो पिछड़े वर्ग को कभी भी आरक्षण मिलने की संभावना नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती। जब बनती तब बनती, परंतु इसके लिए सारे लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर का आभारी होने चाहिए। अनुच्छेद 340 पर संविधान सभा में 16 जून 1949 को चर्चा हुई। अनुच्छेद 340 पर संविधान सभा में 16 जून 340 पर चर्चा हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने सर्व प्रस्ताव रखा अनुच्छेद 340 का, क्योंकि संविधान सभा को मान्य था, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को उसके लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु इस अनुच्छेद का महत्व स्पष्ट करते हुए 2 सदस्यों ने जो बात कही वह मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं, श्रीमान मैं समझता हूँ कि मसौदे का अनुच्छेद 301, संविधान का अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 301 संविधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक पर। यदि मैं अपनी बात कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि यह संविधान की आत्मा है। कितना महत्व है 340 का? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा 340 जो रखा गया है उसको पंडित ठाकुरदास भार्गव अत्यंत महत्व का अनुच्छेद कहते हैं। इतना ही नहीं, वह इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। जहाँ तक पीड़ित जातियों का संबंध है, हमने उनके लिए कुछ स्थान निश्चित तौर पर आरक्षित किए हैं। शेष काम हमने किया ही नहीं। शेष काम या आरक्षण इनको प्राप्त हो, यह काम आयोग को करना है। यह काम अनुच्छेद 340 को करना है, आयोग को करना है। और अनुच्छेद 340 का उद्देश्य उन्हें सामान्य स्तर पर लाने का कार्य पुनः ओबीसी को आरक्षण मिले, इसका काम अनुच्छेद 340 द्वारा नियुक्त आयोग को करना है और इसीलिए आयोग जरूरी है, आयोग को करना है। यह अनुच्छेद समस्त राष्ट्र का दायित्व निश्चित करता है, पीड़ितों के प्रति दायित्व निश्चित करता है। यह अनुच्छेद पिछड़ी जातियों के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। एक प्रकार से यह सदन की शपथ है कि सदन आगामी वर्षों में इन वर्गों को सारी सुविधाएं दे जो राष्ट्र द्वारा दी जा सकती हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करे। क्या कहते हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव? अपने पापों का प्रायश्चित करे। पंडित शिवबनलाल सक्सेना जी कहते हैं कि मैं इस अनुच्छेद का दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक समर्थन करता हूँ। हमने संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द रखा है, परंतु संविधान में कहीं पर भी पिछड़ा वर्ग इस संकल्पना की व्याख्या नहीं की है। इसकी व्याख्या करने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 340 के अधीन नियुक्त आयोग को करनी है और इसीलिए आयोग जल्द से जल्द नियुक्त हो, ऐसा मैं चाहता हूं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 340 पर चर्चा हुई। अनुच्छेद 340 आ गया, अनुच्छेद 16(4) आ गया, अनुच्छेद 15(4) आ गया। अब आगे की प्रक्रिया क्या हुई? आरक्षण के संबंध में आगे की प्रक्रिया क्या हुई? तो 340 आने के बाद, 16(4) आने के बाद, 15(4) आने के बाद 9 जनवरी 1953 को अनुच्छेद 340 के अधीन पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। कब? 29 जनवरी 1953 को पहला पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 के अधीन गठित किया गया। वह काका कालेलकर आयोग से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? काका कालेलकर आयोग से
जाना जाता है। उसको क्या आदेश दिया गया था आयोग गठन करते समय? भारत के राज्य क्षेत्र में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थिति का तथा उनके कठिनाइयों का अध्ययन करना, उनकी निर्योग्यताएं दूर हो, उनकी कठिनाइयां दूर हो और वह उन्नत हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने क्या उपाय करने चाहिए, इनकी सिफारिशें करना। इसलिए काका कालेलकर आयोग 1953 में गठित किया गया था। 1955 में 30 मार्च 1955 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में इस वर्ग के लिए जाति आधारित आरक्षण की सिफारिश की थी। जाति आधारित कुछ उपाय करने की सिफारिश की थी, परंतु मालूम नहीं इस आयोग के जो अध्यक्ष थे काका कालेलकर, उनके मन में क्या आया। तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिख दिया। पत्र में वो कहते हैं कि रिपोर्ट में जाति आधारित आरक्षण तथा उपाय योजनाओं की जो सिफारिशें की गई हैं वह देश और समाज के हित में नहीं है। रिपोर्ट सबमिट हो गई। फिर अध्यक्ष कहते हैं कि जाति आधारित आरक्षण और उपाय योजनाओं की जो सिफारिशें की गई है वो देश और समाज के हित में नहीं है, इसलिए उन्हें अस्वीकृत किया जाए। यह सोर्स इंदिरा साहनी का जजमेंट है, उसमें लिखा गया है, वहाँ से मैं इसको लिया है। और फिर वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी गई। पार्लियामेंट में उस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद भी पार्लियामेंट ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की और बाद के किसी सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की। बस वो 340 संविधान में बना रहा, 16(4) बना रहा, 15(4) बना रहा, परंतु आयोग गठित कर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस पर किसी भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और किसी ने आयोग के गठन की मांग की हो, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मांग की हो, इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाद में 1989 में मंडल आयोग का गठन किया गया। 1989 तक, मतलब 1955 से लेकर तो 1989 तक, 1979 तक 15(4), 16(4) और 340 डेड लेटर करके संविधान में बने रहे पिछड़े वर्ग के लिए। इन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई किसी भी सरकार ने नहीं की, परंतु 1989 में मंडल आयोग बनाया गया और मंडल आयोग ने सबसे पहला काम किया कि पिछड़ा वर्ग का निर्धारण करना कि भारत के समाज में पिछड़ा वर्ग कौन है, इनको कैसा निर्धारित किया जाए, इनको कैसा चिन्हित किया जाए, यह काम मंडल आयोग ने किया। और मंडल आयोग के रिपोर्ट में इसके लिए जो प्रक्रिया दी गई है, पिछड़ा वर्ग चिन्हित करने के लिए जो प्रक्रिया दी गई है, वह प्रक्रिया मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इसका संबंध बाद में आने वाला है। पिछड़ा वर्ग को चिन्हित करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए मंडल आयोग ने 11 मानक प्रस्तापित किए, 11 मानक निश्चित किए, 11 क्राइटेरियाज निश्चित किए। इन 11 क्राइटेरियाज को, 11 मानकों को 3 वर्गों में 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया। उसमें से एक शीर्षक था सामाजिक मानक, सोशल इंडिकेटर्स। दूसरा शीर्षक था शिक्षा के क्षेत्र के मानक, एजुकेशनल इंडिकेटर्स। और तीसरा शीर्षक था आर्थिक मानक, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सामाजिक मानक के अंतर्गत 4 प्रकार के मानक रखे गए हैं, 1, 2, 3, 4। पहला मानक था
कि अन्य समाज के घटक जिनको पिछड़ी जात या पिछड़ा वर्ग मानते हैं, ऐसे जाति और वर्ग पिछड़े वर्ग के वर्ग माने जाए। एक मानक था। अन्य लोग सवर्ण और कोई जो जिनको पिछड़ा मानते हैं, ऐसे लोग, यह आप यदि चाहो तो मैं आपको संदर्भ दूंगा, जहां चाहे पढ़ सकते हो। अन्य लोग जिनको पिछड़ा वर्ग या पिछड़े जाति मानती है, ऐसे जाति को पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग जाति मानने के लिए एक इंडिकेटर होगा। दूसरा, आजीविका हेतु, जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो जाति या वर्ग शारीरिक श्रम करते हैं, मुख्यतः शारीरिक श्रम कर कर जो अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, ऐसे जाति या वर्ग का समावेश पिछड़े वर्ग में किया जाएगा। वो सामाजिक इंडिकेटर या दूसरा इंडिकेटर होगा। तीसरा इंडिकेटर, जिस जाति या वर्ग में अधिकाधिक मात्रा में बाल विवाह होते हैं, ऐसी जाति या वर्ग के लोग सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग माने जाएंगे, पिछड़ी हुई जातियां मानी जाएंगी। अधिकाधिक विवाह, बाल विवाह होते हैं, ऐसी जातियां पिछड़ा वर्ग मानी जाएगी। चौथा, जिस वर्ग या जाति की अधिकांश महिलाएं श्रमिक हैं, अधिकांश महिलाएं रोज मजदूरी का काम करती हैं, ऐसी जातियां और वर्ग पिछड़े वर्ग माने जाएंगे। तो सामाजिक दृष्टि से चार इंडिकेटर्स, अन्य लोग जिनको पिछड़ी जातियां वर्ग मानते हैं वो लोग। दूसरा, जहां पर आजीविका के लिए अधिक श्रम किए जाते हैं, शारीरिक श्रम किए जाते हैं, ऐसे जाति और वर्ग। जहां बाल विवाह बहुत ज़्यादा है, ऐसे जाति और वर्ग। और जहां जिस जाति या वर्ग की महिलाएं अधिक श्रम करती हैं, मोल मजदूरी करती हैं, ऐसे जातियां वर्ग पिछड़े वर्ग माने जाएंगे सामाजिक दृष्टि से। शिक्षा की दृष्टि से, जिस जाति या वर्ग के अधिकतम बच्चे स्कूल में जाते ही नहीं, 1979 जाते ही नहीं, ऐसी जाति और वर्ग शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने जाने का एक इंडिकेटर होगा। दूसरा, स्कूल में दाखिला हो गया परंतु सबसे अधिक स्कूल छोड़ने वाले बच्चे जिन जाति और वर्ग से आते हैं, उन जातियां वर्ग को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाएगा या दूसरा मानक माना गया। और तीसरा, जिस जाति या वर्ग से राज्य के औसत को ध्यान में रखते हुए सबसे कम बच्चे मैट्रिक उत्तीर्ण हैं, एसएससी उत्तीर्ण हैं, इन जातियां वर्गों को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाएगा। तीन इंडिकेटर्स, एक, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या जिन जाति वर्ग में अधिक है। दो, जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या जिन जातियां वर्ग में अधिक है। और तीन, एसएससी पास की संख्या जिन जातियां वर्ग में सबसे कम है, ऐसे जातियां वर्ग। आर्थिक दृष्टि से राज्य में सारा पारिवारिक संपत्ति धारण करना, औसत जिस मूल्य की संपत्ति धारण की जाती है उससे कम संपत्ति धारण करने वाले वर्ग को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। मैं उदाहरण देकर बताना चाहूँगा। समझो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सारे ही परिवारों को एकत्रित कर समझो ऐसा माना गया कि 5 लाख रुपए औसत संपत्ति की धारणा, औसत मूल्य की संपत्ति एक परिवार धारण करता है, औसत धारण करता है। तो 5 लाख से कम मूल्य की संपत्ति धारण करने वाले अधिकतम लोग जिस समुदाय से आते हैं या जिन जातियों से आते हैं, उन्हें आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। सबसे अधिक परिवार जो कच्चे मकान में रहते हों, सबसे अधिक परिवार कच्चे मकान में रहते हो, उन जातियां वर्ग को पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। जिस जाति या परिवार के अधिकतम लोग पेयजल प्राप्त करने के लिए आधा किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उन जातियां वर्ग को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाएगा। और
अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए, उपभोग के लिए जिन जातियों के लोग अधिकतम ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उन जातियों को पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। ऐसे 11 इंडिकेटर बनाए गए, परंतु सबके गुण, सबके पॉइंट्स समान नहीं है। सामाजिक दृष्टि से जो 4 मानक बनाए गए हैं, उन प्रत्येक मानक का पॉइंट 3 दिए गए हैं उनको, पॉइंट 3। तो सामाजिक दृष्टि से 4 मानक हैं, प्रत्येक मानक के लिए 3 अंक दिए गए हैं, ऐसे 12 अंक उनके होते हैं। शिक्षा के प्रत्येक मानक को 2 अंक दिए गए हैं, वह 3 मानक है, उनके 6 अंक होते हैं। आर्थिक दृष्टि से एक अंक दिया गया है, 4 मानक हैं, 4 मानक अंक होते हैं। सामाजिक दृष्टि से 4 मानक हैं, शैक्षिक दृष्टि से 3 मानक है, आर्थिक दृष्टि से 2 मानक हैं। कुल मिलाकर 22 अंक होते हैं, 22 पॉइंट होते हैं। इन 22 पॉइंट में से किसी भी जाति या वर्ग को 11 या 11 से अधिक पॉइंट मिलते हैं, वह जाति या वर्ग पिछड़ा वर्ग माना जाएगा, ऐसा मंडल आयोग कहता है। मंडल आयोग ने किसी भी जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग को चिन्हित नहीं किया गया। इन मानकों के आधार पर कोई भी जात, 11 अंक प्राप्त करने वाली कोई भी जात, 11 अंक प्राप्त करने वाला कोई भी वर्ग पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। ध्यान रहे, हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, वो बैकवर्ड क्लास कहते हैं, बैकवर्ड कास्ट नहीं कहते। यह कहता है सर्वोच्च न्यायालय जब इस रिपोर्ट की बात करता है तो कास्ट यह केवल एक्सक्लूसिव इंडिकेटर पिछड़ेपन का नहीं है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय कहता है। एक इंडिकेटर हो सकता है, इन 11 के आधार पर कोई भी जात, कोई भी वर्ग पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। एक जात को एक्सक्लूसिवली पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार से पिछड़ा वर्ग कौन है, यह इन 11 इंडिकेटर्स के आधार पर मंडल आयोग ने निर्धारित किए गए मानकों के आधार पर पिछड़ा वर्ग निश्चित किया जाएगा। यही मंडल आयोग रुका नहीं है। मंडल आयोग कहता है कि हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में धर्मांतरित लोगों में से भी कुछ जाति और धर्म के समुदायों को पिछड़ा वर्ग मानना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय कहता है, मंडल आयोग भी कहता है कि मुस्लिम धर्म जाति नहीं मानता, सिख धर्म जाति नहीं मानता, क्रिश्चियन धर्म जाति नहीं मानता। धर्म की मान्यता न होते हुए भी इन धर्मों में भी जाति व्यवस्था विद्यमान है, और इसीलिए मंडल आयोग कहता है कि हिंदू धर्म से जो अस्पृश्य मुस्लिम, सिख और हिंदू धर्म में, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं, वह सारे ही बैकवर्ड क्लास में समाविष्ट किए जाएंगे। क्या कहता है मंडल आयोग? मंडल आयोग कहता है हिंदू धर्म में से जो अस्पृश्य लोग थे, वह यदि क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिख धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं तो वह सारे ही बैकवर्ड क्लास में आएंगे। और दूसरी बात, हिंदू धर्म में कुछ जातियाँ जो पारंपरिक व्यवसाय करती थी और उस व्यवसाय के आधार पर उन जातियों को पिछड़ा माना जाता था। यदि ऐसी जातियाँ धर्मांतरित होकर क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू धर्म में गई हैं और वह जातियाँ वही व्यवसाय वहाँ पर भी करती है, तो उनको भी उस व्यवसाय के आधार पर पिछड़ा मानते हुए पिछड़े वर्ग में समाविष्ट किया जाएगा। यह बात ध्यान से सुनिए, मंडल आयोग ने
पिछड़े वर्ग की जो संकल्पना प्रस्तुत की है वह केवल जाति आधारित संकल्पना नहीं है। हिंदू धर्म में से पिछड़ा वर्ग आइडेंटिफाई करने के लिए, चिन्हित करने के लिए 11 मानक हैं। उन 11 मानकों में से 4 सामाजिक मानक है, 3 शिक्षा के मानक है, 4 आर्थिक व्यवस्था के मानक है और इनको अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं और 22 पॉइंट होते हैं। 22 पॉइंट में से 11 या उससे अधिक पॉइंट्स प्राप्त करने वाली जाति या वर्ग यह पिछड़ा वर्ग माना जाएगा, पिछड़ी जात नहीं है। मंडल कमीशन पिछड़ी जात नहीं कहता, पिछड़ा वर्ग कहता है। तो जात या वर्ग, जात और वर्ग इसमें अंतर है। और उसी के साथ साथ क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्मों में धर्मांतरित अस्पृश्य पिछड़े वर्ग में आते हैं और व्यवसाय के आधार पर भी कुछ लोगों को पिछड़े वर्ग में समाविष्ट किया जाता है।